नमस्कार दोस्तों, द्रोणा एकेडमी उरेमी में मनीष राणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। दूसरी तरफ हमारी क्या चल रही है, दूसरी तरफ आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। प्लासी का युद्ध में और पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सब इन सबको पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी हम लोग क्या है, एक नया टॉपिक लेके आए। अभी हाल ही में जो एक बहुत ही चर्चा का विषय है, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा। क्या कहते हैं? मुद्रा, यानी कि करेंसी। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है करेंसी, यानी कि मुद्रा। अब मुद्रा होती क्या है, इसको समझना है, ठीक है। मुद्रा कैसे? तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं, व्हाट इज करेंसी, तो पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था। याद रखना, पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा की आवश्यकता क्या हुई? तो मुद्रा की आवश्यकता दरअसल ये थी कि भारत में सबसे पहले आवश्यकता ये थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और पशुपालन पर व्यवस्थित थी। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और पशुपालन पर आधारित है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे भारत में जितने व्यक्ति हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो ए व्यक्ति है कोई और एक बी व्यक्ति है। अब जो ए व्यक्ति है वो जो है वो गेहूं का उत्पादन करता है, बी दाल का उत्पादन करता है, ठीक। अब ए गेहूं का उत्पादन कर रहा है, बी दाल का उत्पादन कर रहा है। अब ए को आवश्यकता हुई दाल की, तो इसने क्या किया, इसको गेहूं दे दिए और दाल ले ली, और इसने दाल इसको दे दी और गेहूं ले लिया। तो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था और इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के माध्यम से विनिमय को करते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वैदिक सभ्यता में गाय एक बड़ी साधन थी, गाय को धन के रूप में यूज करते थे, ठीक है। जमीन अमीन को होता है तो गाय दे दी, गाय को सबसे पूजनीय पशु माना जाता था और उसी को धन का मुख्य साधन भी माना जाता था। अब समस्या क्या हुई कि इसकी दिक्कत क्या थी, समझो। जैसे मान लो गेहूँ और दाल एक ऐसी व्यक्ति है कि गेहूँ से रोटी बनेगी, दाल से सब्जी बनेगी, और इस माध्यम से व्यक्ति को दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर मान लो एक व्यक्ति टमाटर उगा रहा हो, अब वो रोटी तो बनाएगा ना भाई, गेहूँ तो उसकी आवश्यकता है, वो टमाटर उगाता है। अब टमाटर उगाने वाले व्यक्ति को गेहूँ भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। अब वह जाएगा, मान लो उसने गया, उसे गेहूँ की ज़रूरत है और ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास गेहूँ था, लेकिन उसे दाल की ज़रूरत है या टमाटर की ज़रूरत नहीं है, तो उसने मना कर दिया। तो दूसरे के पास गया अपनी बोरी लाद के, भाई कि मुझे गेहूँ चाहिए, तो उसने कहा भाई मेरे पास तो चावल है, मुझे टमाटर की ज़रूरत नहीं, मैं चावल भी नहीं दे सकता तुम्हें। आगे गए तो ऐसा व्यक्ति जो था वो बार बार चलता फिरता ढूंढता रहेगा और बड़ी मुश्किल से कोई अगर ऐसा व्यक्ति, हम उसे कैसे आदमी की ज़रूरत है, उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसको टमाटर की ज़रूरत हो तथा उसके पास गेहूँ रखा हो, वो गेहूँ इसे दे दे, तो अब उसका विनिमय हो पाएगा। तो क्या तब तक उसके घर वाले बच्चे भूखे मरेंगे क्या? तो ये समस्या थी कि वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे हो, कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसके माध्यम से वस्तु हमें खटक तुरंत मिल जाए। इस वजह से क्या हुआ कि अच्छा, इस प्रणाली को हम क्या कहते थे? इस प्रणाली को कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बाल्टर सिस्टम। बाल्टर सिस्टम। फिर क्या हुआ कि तब जाकर हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो मुद्रा की उत्पत्ति की गई काय के लिए? वस्तुओं के आदान प्रदान, खरीदने बेचने, विनिमय के लिए, ठीक। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि प्रारंभिक स्थिति में जो भारत था आदिकाल के बाद, उस समय वस्तुओं को आदान प्रदान के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो उस समय वस्तुओं के लिए क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बाल्टर सिस्टम। और इसमें बहुत सारी खामियां थी। इस वजह से मानव जो था वह एक दूसरे का शोषण बहुत अधिक संख्या में होता था, ठीक है। शोषण, जैसे मान लो कोई टमाटर लेके गया गेहूँ वाले के पास, और गेहूँ वाले को टमाटर की जरूरत नहीं है, लेकिन टमाटर वाले को गेहूँ की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो वो कहेगा कि 1 कुंटल टमाटर दे दो तो 5 किलो गेहूँ देंगे। तो कोई मानक तय नहीं था ना। अब ऐसी स्थिति में किसी का कितना भी शोषण किया जा सकता था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त किया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह हम लोगों ने क्या यूज में लाई? मुद्रा, करेंसी, जिससे किसी भी वस्तु को खरीदा जा सके, ठीक है। तो मुद्रा यानी कि करेंसी की परिभाषा क्या होगी, तो देखते हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया। तो प्रारंभिक दौर में भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु को देना, दूसरी वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। इसी को बाल्टर सिस्टम भी कहते थे। क्या कहते थे? बाल्टर सिस्टम। तथा वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए था जिससे आसानी से वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सके। तो हम लोगों ने काय की खोज की? तब हम लोगों ने मुद्रा की स्थापना की। तो मुद्रा की स्थापना, जो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति है, वो यूनानी देवी, एक यूनान की देवी थी जिनका नाम था मोनेटा।
यूनान की देवी मोनेटा देवी थी, तो यूनान की मोनेटा देवी के आधार पर मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई। इनको धन की देवी माना जाता था, धन की देवी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो यूनानी के से हुई। और यूनान के जो देवी थी कौन सी थी, मोनेटा। तो यूनान की देवी थी मोनेटा, और इन्हीं मोनेटा के आधार पे क्या हुआ, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई। अब मुद्रा होता क्या है, तो मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा क्या है, समझो मुद्रा किसे कहते हैं, करेंसी क्या है। तो करेंसी क्या है, हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय का एक ऐसी इकाई जिसमें खरीदने की क्षमता हो। तो वस्तु विनिमय की वह इकाई जिसमें खरीदने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुद्रा कहते हैं। क्यों, समझो, जैसे मान लो आप दुकान पे गए, आपने एक 100 का नोट दिया और कहा कि मुझे 10 पार्ले जी बिस्किट दे दो। उसने दिया, वो तुरंत कहेगा कि और भाई बताओ और क्या चाहिए आपको। बात समझ में आ रही। अगर आप एक भी पैसे लेकर न जाओ, उससे कहोगे 10 पार्ले जी दे दो, क्या वो देगा, नहीं देगा। मतलब आपकी औकात नहीं है, वो 100 रुपये के नोट की वैल्यू है, 100 रुपये के नोट की औकात है कि वो 100 रुपये तक की वस्तुएं खरीद सकता है। तो मुद्रा की परिभाषा क्या होगी कि वस्तु के विनिमय का वह सरल माध्यम या वह इकाई जिसमें खरीदने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। बात क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय की ऐसी इकाई जिसमें खरीदने की क्षमता हो, उसे मुद्रा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा क्या है, सीधी सी बात में हम कहेंगे तो वस्तु विनिमय की वह इकाई जिसमें खरीदने की क्षमता हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। बात क्लियर हुई, कोई समस्या समझने में, ठीक। आगे समझें। अब भारतीय मुद्राओं को छापना कब से शुरू किया गया भारत में, तो भारत में एक एक्ट आया था 1893 ईस्वी का मुद्रा अधिनियम, यानी कि 1893 करेंसी एक्ट। तो 1893 में एक मुद्रा अधिनियम आया और इसी मुद्रा अधिनियम के तहत ये लाया गया कि भारत में मुद्राओं को छापना शुरू किया जाएगा, भारतीय मुद्रा की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो भारत में क्या किया गया, इसी अधिनियम से मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया, मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया। तो भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ, 1893 के मुद्रा अधिनियम के बाद। इसके पहले आपसे पूछा गया भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था, तो विश्व में सर्वप्रथम, कहाँ, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा तो जारी करने वाला देश कौन सा था, चीन। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश विश्व में सबसे पहला चीन था, ठीक है। भारतीय मुद्रा की शुरुआत कब से हुई, तो 1893 के मुद्रा अधिनियम से। तो भारतीय मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया। अब क्या होता था समझो, जो मुद्रा होती थी इस समय के बाद, उन मुद्राओं पे एक तरफ क्या छापा जाता था, एक तरफ काय की फ़ोटो छापी थी, ब्रिटिश शासक की, काय की, ब्रिटिश शासक की फ़ोटो होती थी, और दूसरी तरफ बाघ को छापा जाता था, काय को, बाघ को छापा जाता था। तो ये दोनों परतें थी नोट की, ठीक है। तो पहले जब हम कहते हैं कि आज़ादी के पहले जो मुद्रा छापना शुरू हुई तो उसमें क्या क्या छापा जाता था, एक तरफ आपके ब्रिटिश शासक की फ़ोटो, दूसरी तरफ बाघ की फ़ोटो। लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए तो 1950 से इस प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया। तो 1950 पे मुद्राओं पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासक थे, यानी ब्रिटिश शासकों के स्थान पे क्या छापने लगे, ब्रिटिश शासक के स्थान पे हम लोग अशोक स्तंभ को छापने लगे, अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासक जो थे 1950 के बाद ब्रिटिश शासक के स्थान पे अशोक स्तंभ तथा बाघ के स्थान पर मक्के की बाली को छापा जाने लगा। तो मक्के की बाली को छापा जाने लगा और इन श्रृंखला के मुद्रों को हम कहते थे अन्ना श्रृंखला की मुद्राएं। कौन सी, अन्ना श्रृंखला की मुद्राएं। तो बात समझ में आ रही है, कोई समस्या है आप लोगों को, बात समझ में आई, समझो क्या था। तो अगर आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू किया गया, 1893 से मुद्रा अधिनियम के तहत। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कागजी मुद्रा कहाँ जारी की गई, तो चाइना में की गई थी। भारत में जब 1893 के बाद मुद्रा छापना शुरू हुई तो मुद्राओं में क्या क्या छापा जाता था, ठीक है। तो 1893 के समय
तो 1893 के समय क्या था, एक तरफ ब्रिटिश शासक की फ़ोटो होती, दूसरी तरफ बाघ की फ़ोटो हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 1950 में यानी कि आज़ादी के बाद क्या हुआ कि 1950 में जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सिस्टम चेंज कर दिया गया और क्या किया गया, ब्रिटिश शासक के स्थान पे हम लोग अशोक स्तंभ यानी कि सारनाथ से लिया गया, उसे छापा गया और बाघ के स्थान पर मक्के की बालियों को छापने लगे। और ये जो सिक्के छापे जाते थे उनको अन्ना श्रृंखला के मुद्राएं कही जाती थी। कौन सी श्रृंखला की? अन्ना श्रृंखला की मुद्राएं कहा जाता था। सारी बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, मिटा दें इसको, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, समझो कि भारत में एक समस्या थी कि भारत में बहुत ही मंदी व्यवस्था थी, गरीबी देश था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और उस समय जो मुद्रा थी उसको 16 भागों में तोड़ा जाता था। कितने भागों में? 16 भागों में। यानी कि जो मुद्रा का मूल्य था वो 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने, यानी कि 1 रुपये के कितने टुकड़े हो सकते थे? 16। तो 16 आनों में रुपए को बांटे, 4 आने की चवन्नी कही जाती थी, 8 आने की अठन्नी को कहा जाता था। हाँ, तो धीरे धीरे देखा ये गया कि भाई ऐसे कैसे, जैसे मान लो एक व्यक्ति गया, 4 आना है उसके पास, उसे 1 आने की वस्तु खरीदनी है, वो गया उसने 1 आने की वस्तु खरीदी। अब सस्ता वाला दौर था भारत में, अब उसको 3 आने कहाँ से दिए जाए? 3 आने का कोई सिक्का ही नहीं था, 3 आने का कुछ था ही नहीं। तो अधिकतर ये समस्या थी कि भाई अब तोड़ा कैसे जाए चीज़ों को। तो उस समय क्या थी कि भारत में 1 रुपये को 16 भागों में तोड़ा जा सकता था, केवल आना वाली व्यवस्था थी। तो 1957 से भारत में क्या हुआ, 1957, तो 1957 से भारत में एक प्रणाली आई जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली, इसी को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या था? दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम का मतलब ये था कि 1 रुपये की मुद्रा को, 1 रुपये को 100 पैसों में तोड़ा गया। तो 1 रुपये को कितने भाग कर दिए गए? 100, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे बनना कब से शुरू हुए आपके? तो 1957 से। और यह प्रणाली क्या कहलाती है? दशमलव प्रणाली। अब 1 रुपये को 100 भागों में तोड़ देते, 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, हर प्रकार के पैसे छाप गए। अब आराम से एक व्यक्ति आराम से अपने पैसों के हिसाब से वस्तु को खरीद सकता था, पैसों के हिसाब से बेच सकता था। तो कह सकते हैं ना, उसको चेंज की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। बात क्लियर? ओके, आगे समझ। तो दशमलव प्रणाली क्या थी कि पहले 1 रुपये को 16 भागों में तोड़ा जाता था। कितने भागों में? 16 आना में। तो 16 आना यानी कि 4 का गुणज, कोई वस्तु होती थी वो 4 के गुणज में तोड़ी जाती थी। और इस 16 आने की जगह क्या किया गया? 100 पैसों में तोड़ा जाने लगा, ठीक है। तो 16 आना से होकर 100 पैसे में वो रुपये को तोड़ा गया। ये दशमलव प्रणाली कहलाती है। ओके, आगे समझो। इसके पश्चात क्या हुआ, दरअसल भारत में 2011 में, कब? 2011 के बाद भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? 25 पैसे से कम मूल्य के सभी सिक्कों को बंद कर दिया गया। तो बात समझ में आई? तो 100 पैसों तक, यानी 1 रुपये 20 पैसे और 25 पैसे कब से छापे जाने लगे? 1957 से। और 25 पैसे से कम की मुद्राएं कब बंद की गई? 2011 से। तो 2011 से भारत सरकार ने क्या फैसले किए? 25 पैसे से कम, जो 1 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे तक जो थे, तो 25 पैसे तक के मूल्य के, है ना। तो कम का मतलब 25 पैसा नहीं होगा। तो 25 पैसे तक के मूल्य के सभी नोटों के या सभी करेंसी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके बाद 2010 की बात है। 2010 में आपको पता होगा रुपये का एक साइन बनाया गया था, ये सब लोग जानते हैं रुपये का साइन। अब जो रुपया है, रुपये का साइन बना के तैयार हुआ, इसको बनाया था डी उदय कुमार ने। किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने। ये मुंबई आईआईटी से संबंधित है, मुंबई आईआईटी के छात्र थे, मुंबई आईआईटी, डी उदय कुमार। इन्होंने 2010 में रुपये का ये चिन्ह बना के तैयार किया, ठीक है। ये किस किस से मिलके बना था? ये यूनानी प्लस देवनागरी लिपि का, यूनानी प्लस देवनागरी लिपि,
तो ये कौन कौन सी लिपियों में, ऐसा ही पूछा था कि जो रुपए का साइन है कौन कौन सी लिपियों में मिलकर बना है, तो यूनानी और देवनागरी लिपियों से मिलकर बना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताओ इसको किसने बनाया था, तो डी उदय कुमार ने। कहाँ के थे ये, मुंबई IIT से संबंधित थे। रुपए का साइन बन के तैयार हुआ, कब बनाया गया, 2010 में भारत सरकार ने इसको स्वीकारा। तथा याद रखना विश्व के 4 देश ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी मुद्रा को साइन दिया। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, इसका मतलब आप तो तुरंत समझ गए कि मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, है ना, ये डॉलर है। तो इसी प्रकार से क्या था कि विश्व के 4 देश ऐसे थे जो अपने रुपए का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो बना चुके थे। तो भारत कितनेवां देश का नंबर था, तो भारत 5वां ऐसा देश था जिसने अपनी मुद्रा को लोगो दिया या मुद्रा को चिन्ह दिया। तो सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका अमेरिका। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, शाबाश। दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या चलता है, ब्रिटेन में पौंड चलता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है, क्या आता है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप में क्या चलता है, यूरो चलता है। और चौथे नंबर पे क्या आता है आपका जापान। जापान की मुद्रा क्या है, येन। तो जापान की जो येन है उसका भी आपका प्रतीक चिन्ह है। और 5वें नंबर का आपका क्या है, भारत। और भारत की क्या मुद्रा है, रुपया। तो बात समझ में आई। तो भारत विश्व का 5वां ऐसा देश था जिसने अपनी मुद्रा को क्या दिया, अपनी मुद्रा को लोगो दिया। बात क्लियर हुई, कोई समस्या इतनी समझने में, आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़े, ठीक है। कॉपी पेन रहे हो तो बस कुछ आप कॉपी पेन लेके बैठें और पुश करके लिखते जाएं, ठीक है। या वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो नॉर्मली याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े ना, ठीक, आगे समझ। देखो ध्यान से, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि जो नोट होता है, नोट पे कितनी भाषाओं में मुद्राएं में, जो कितनी भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा रहता है। तो देखो कोई भी देखो कैसे कि भारतीय रुपया पर, भारतीय रुपया पर 15 भाषाओं में, 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा रहता है, ठीक है। तो 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य, ठीक है, लिखा रहता है। लेकिन क्या होता है कि 15 भाषाएं तो ये होती हैं, एक होती है आपकी हिंदी। क्या होती है, हिंदी। हिंदी में लिखा ना, जैसे 10 का नोट है, 15 भाषाओं में तो 10 रुपये का मूल्य लिखा होगा। एक तरफ क्या लिखा होगा, 10 रुपये मात्र, है ना, 10 रुपये ओनली। और दूसरी तरफ क्या होगा, 10 रुपीज़ ओनली। ये हिंदी और इंग्लिश को और मिला दिया जाता है। तो एक भाषा हिंदी होगी आपकी, प्लस एक क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश हिंदी में और लिखा रहता है। तो टोटल कितनी भाषाओं में, तो टोटल 17 भाषाओं में लिखा रहता है, ठीक है। तो कोई भी आप नोट देखें तो 15 संवैधानिक भाषाओं में मूल्य लिखा रहता है और हिंदी इंग्लिश को मिला के कुल 17 भाषाओं। तो कितनी संवैधानिक भाषाएं, 15। टोटल कुल कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, तो 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा रहता है। ओके, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक, आगे बढ़ो। अब देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ मुद्रा छापी जाती है, भारत में कहाँ कहाँ नोटों को छापा जाता है। तो बताओ जल्दी से भाई, कहाँ कहाँ पे नोटों को छापा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से स्थान है जहाँ पे नोटों को छापने के कारखाने हैं। आपको पता है कि भारत में 2 प्रकार की मुद्रा है। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक है आपकी मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस। क्या है, मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे नोटों की छपाई होती है, ठीक है, जो नोट होते हैं। आपको पता है सिक्के, सिक्कों का क्या छापा जाता है, नहीं, सिक्कों की क्या होती है, सिक्कों की ढलाई होती है। क्या होती है, सिक्कों की ढलाई होती है। बात समझ में आई, आप समझो ध्यान से। अब दिक्कत ये है कि समझो, नोटों को सबसे पहले छापने का अधिकार किसको होता है। तो एक एक्ट आया था, RBI एक्ट 1934। तो RBI एक्ट 1934 आया। तो इस एक्ट के तहत 1935 से RBI को यह अधिकार दिया गया कि 2 रुपये से लेकर 10,000 तक की मुद्रा को
छाप सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई? समझ लो कि एक एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934, और इस एक्ट के तहत 1935 से, कब से 1935 के, आरबीआई को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के, तो भारत में सबसे बड़ा नोट प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? 2,000 का नोट है सबसे बड़ा, लेकिन 10,000 तक के नोट छापे जा सकते हैं। ठीक है, और 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट कौन छाप सकता है? आरबीआई छाप सकती है। लेकिन अब समझो प्रचलन में क्या क्या है। 1 रुपये का नोट चलता है, 2 रुपये का नोट चलता है, 5 रुपये का नोट चलता है, 10 का चलता है, 20 का चलता है, 50 का चलता है, 100 का, 200 का, 500 का और 2,000 का। इतने नोट वर्तमान में प्रेजेंट में, तो हम लोग 10,000 तक छाप सकते हो। 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट आरबीआई छापती, 1 रुपये का क्यों नहीं छापती? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जितने भी ये नोट हैं, जितने भी, जैसे 2 रुपये हैं, 5 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये, जितने भी नोट हैं, सब में 1 रुपये तो मिला है ना। कि अगर 1 रुपये 2 बार मिलाओ तो 2 रुपये हो गए, 1 रुपये को 5 बार मिलाओ तो 5 रुपये हो गए, 1 बार को 10 बार मिलाओ तो 10 रुपये हो गए। हाँ, इस प्रकार से होगा ना। तो प्रत्येक में 1 रुपये परिलक्षित होता है, यानी कि प्रत्येक मुद्रा में 1 रुपये इंक्लूड होता है। इस वजह से 1 रुपये को आरबीआई द्वारा नहीं छापा जाता। तो 1 रुपये की मुद्रा को कौन छापता है? तो 1 रुपये की मुद्रा को कौन छापता है? चलो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके ऊपर ही बता देते। ठीक है, तो 2 रुपये से लेकर 2,000 तक की मुद्रा प्रचलन में, 10,000 तक, यानी कि 5,000 और 10,000। तो 2 रुपये से लेकर 10,000 तक की मुद्रा को कौन छापता है? आरबीआई छापता है। तथा इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? पूछा जाता है। तो इन सभी नोटों पर आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर, तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं ना प्रत्येक नोट पे। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है, इसको कौन छपवाता है? इसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। तो जब वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है तो इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सारी बात क्लियर होगी? तो इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ओके, आगे समझो। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। अभी हमने साइन भी बताया, इस प्रकार का साइन होता है। रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम, रुपये का सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने दरअसल एक चांदी का सिक्का छापा था। काय का? चांदी का सिक्का छापा था और उसका नाम रखा था रुपया। तो रुपया शब्द का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी। इसने चांदी का सिक्का छापा था, उसका नाम क्या रखा था? उसने रुपया रखा था। और भारत की वर्तमान मुद्रा क्या है? रुपया है। और यह साइन किसने बनाया? डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था, 2010 में बनाया था। और यह विश्व की मुद्राओं की 5वीं ऐसी मुद्रा है भारतीय जिसका अपना साइन है। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जापान के बाद। ठीक है, तो मुद्रा को छापने का अधिकार किसके पास है? तो 2 रुपये से लेकर 10,000 तक की मुद्रा आरबीआई छाप सकती है। इस पर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय छापता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ओके, बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर आपके क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर नोटों की छपाई होती है। ठीक है, तो 2-4 चीज़ याद रखेंगे, समझो ध्यान से। देखो ध्यान से, तो हम कह सकते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस। क्या? नोट प्रिंटिंग प्रेस। तो जो नोट प्रिंटिंग प्रेस यानी नोटों को छापने के जो कारखाने हैं वो भारत में कितने स्थानों पर हैं? तो भारत में 4 स्थानों पर नोट छापे जाते हैं। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर नोट छापे जाते हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं देख लेते हैं जल्दी से। तो नंबर 1 है देवास। कौन सा है? देवास। तो देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 आपके छापे जाते हैं नासिक में। कहाँ छापे जाते हैं? नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नंबर 3 पे आपके नोट कहाँ छापे जाते हैं? आपके छापे जाते हैं मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? मैसूर पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है आपका। इसके अलावा आपसे पूछा है और कहाँ छापे जाते हैं? तो नंबर 4 आपके मुद्रा के नोट छापे जाते हैं सालबोनी में। कहाँ छापे जाते हैं? सालबोनी। और सालबोनी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। तो भारत में 4 स्थानों पर नोटों की छपाई होती है, यानी कागजी मुद्रा को छापा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि नोटों को छापने के लिए क्या होता है? स्याही की ज़रूरत होती है ना। तो नोटों की स्याही कहाँ छापी जाती है?
तो नोटों की जो स्याही है वो देवास में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? देवास, मध्य प्रदेश में। बात आती है नोटों, देखो नोट तथा स्टाम्प, ये दोनों के दोनों भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, स्टाम्प का कागज़ और नोट का कागज़, ठीक है। तो इन दोनों को कागज़ अगर कहीं कहीं और हर जगह बनाया जाएगा तो लोग इनका मिसयूज बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि स्टाम्प तथा नोट तथा स्टाम्प का कागज़, नोट तथा स्टाम्प का कागज़ कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल में से बनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। कोई समस्या? आप देखो जल्दी से। अच्छा देखो, सिक्कों की क्या होती है? ढलाई होती है। ढलाई कहाँ की जाती है? टकसालों में की जाती है। तो हम कह सकते हैं सिक्कों की ढलाई, ठीक है। तो सिक्कों की ढलाई या हम कह सकते हैं टकसाल। तो टकसाल में सिक्के छापे जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में क्या होते हैं? इन नोटों को छापा जाता है, ठीक है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई कितने स्थानों पे होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई भी 4 स्थानों पर होती है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो कहाँ कहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं बताएं जल्दी से। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा मुंबई। कौन सा आ जाएगा? मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले क्या हुआ था? मुंबई में सिक्के डाले जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? कोलकाता, यानी कि कलकत्ता इसका पुराना नाम था। ये कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपको पता है कि नोटों की ढलाई यानी कि सिक्कों की ढलाई, नोटों की छपाई होती है, सिक्कों की ढलाई होती है। तो सिक्कों को टकसाल में ढाला जाता है। और भारत में कितने स्थानों पे टकसाल हैं? तो भारत में 4 स्थानों पर टकसाल है। और प्रिंटिंग प्रेस भी कितने स्थानों पे थी? 4 स्थानों पे थी। कोई समस्या? तो मुंबई में आपके महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। तीसरा स्थान कौन सा आपका? तीसरा स्थान पड़ता है आपका हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? तो आपको पता है पहले आंध्र प्रदेश में था, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया। तो वर्तमान में आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के हैदराबाद। और चौथा है आपका नोएडा। कौन सा है? नोएडा। तो नोएडा हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारे 4 स्थानों पे गए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो समझो। नोट प्रिंटिंग प्रेस। तो नोट प्रिंटिंग प्रेस कितने स्थानों पे है? 4 स्थानों पे। कौन कौन सा? नंबर 1 देवास जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तीसरा मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, चौथा सालबौनी यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नोटों को छापने के लिए जो स्याही आती है वो कहाँ बनाई जाती है? देवास यानी मध्य प्रदेश में। नोट और स्टाम्प के कागज़ हमने बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ होते हैं। भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? वाइट पेपर। तो नोट और स्टाम्प के कागज़ कहाँ बनाए जाते हैं? तो होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में इसके कागज़ बनाए जाते हैं। इसके बाद सिक्कों की ढलाई हमने बताया था टकसाल 4 स्थानों पे हैं। कौन कौन सा है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? कोई समस्या? तो हमारी मुद्रा यानी कि करेंसी की उत्पत्ति कैसे हुई? करेंसी को किस देवी के आधार पर बनाया गया? मुद्रा का कैसे कैसे धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा? मुद्रा को किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं? क्यों मुद्रा की ज़रूरत पड़ी? तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली। किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या में वैसे मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए मुद्रा को लेकर, और कोई समस्या होगी नहीं। आप सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को आराम से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बार बार वीडियो को देखो 3-4 बार। इसके बाद सारी चीज़ नोट्स बना लो। उम्मीद करता हूँ एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।